एक सिंपल सा फंडा है कि हम 36 महीने, हमने किसी एसेट्स को 12 महीने से अधिक रखा, 24 महीने से अधिक रखा, या 26 महीने से 36 महीने से अधिक रखा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। ये भी हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स मेरा ये भी हो जाएगा। टोटल 16 केसेस हैं जहां पे इनकम टैक्स एक्ट को क्लेरिफाई करना पड़ा कि किस पीरियड में किस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स डिफाइन करने के लिए किस पीरियड को इंक्लूड करना है और किस पीरियड को एक्सक्लूड करना है। अब भाई वन बाय वन अब हम इस पे समझेंगे। टोटल कितने 16 केसेस हैं जहां पर किस पीरियड को इंक्लूड करना है, किस पीरियड को एक्सक्लूड करना है, फॉर द पर्पस ऑफ defining short term capital assets or long term capital for the including the period for defining short term capital assets और long term capital assets। चलिए वन बाय वन समझते हैं इसको भी। वन बाय वन समझते हैं इसको भी। अब पहला आता है शेयर्स हेल्ड इन अ कंपनी इन लिक्विडेशन। कोई कंपनी अगर लिक्विडेटेड कंपनी में है, अगर हमको उसमें हमारा कोई शेयर्स है, लिक्विडेटेड कोई कंपनी लिक्विडेशन में है। लिक्विडेशन जो एनसीएलटी में होती है उसका प्रोसीडिंग होता है अलग से। एनसीएलटी में लिक्विडेशन का प्रोसीडिंग चलता है। लिक्विडेशन कब होता है? मेनली जो कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाती है एनसीएलटी के द्वारा, उसका लिक्विडेशन हो जाता है। इंसॉल्वेंट कब होती है? अरे वो कहानी बहुत पीछे है, लंबा है, उस पर नहीं जाऊंगा मैं। सीधा सीधा समझ ले, अगर एनसीएलटी में कोई मेटल लिक्विडेशन में है, अगर कोई कंपनी और उस कंपनी में हमारा शेयर है और कंपनी की लिक्विडेशन हो जाता है, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, लिक्विडेशन के बाद वाले पीरियड को एक्सक्लूड कर देंगे। पीरियड ऑफ होल्डिंग में कैलकुलेट करने में, पीरियड ऑफ होल्डिंग कैलकुलेट करने में लिक्विडेशन के बाद वाले पीरियड को एक्सक्लूड कर देंगे। शेयर्स हेल्ड इन अ कंपनी इन लिक्विडेशन, इसमें क्या करेंगे, एक्सक्लूड क्या होगा, यहाँ पर मैंने इसको बोल्ड हाईलाइट कर रखा है। एक्सक्लूड क्या करेंगे, द पीरियड सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन, मतलब लिक्विडेशन के डेट के बाद के पीरियड को हम क्या करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। लिक्विडेशन मान लो यहाँ पे हुआ लिक्विडेशन, इस पीरियड को लिक्विडेशन हुआ है, हमने 1/4/2000 से एक शेयर एक्वायर करा है। आज हो गई 26 तारीख, 26/10/2021 को एक कंपनी लिक्विडेट हो जाती है। कंपनी ए जिसमें हमारा शेयर है, जिसपे हमने शेयर होल्ड कर रखा है, तो 26/10/2021 के बाद का पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट करते समय क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। आई होप समझ में आ गई होंगी ये। अब बात आती है दूसरे पे, प्रॉपर्टी एक्वायर्ड इन एनी मोड गिवन इन सेक्शन 49 सबसेक्शन 1, दैट इज बाय वे ऑफ गिफ्ट और विल एक्सेट्रा। इनकम टैक्स एक्ट में कोई बातें सीधी नहीं कही गई है। सीधी में हर एक बात को किसी न किसी सेक्शन से रेफर करके कहा गया है। अब यहाँ पे इस सेक्शन यहाँ पे बोलता है इसमें कि प्रॉपर्टी एक्वायर्ड इन एनी मोड गिवन इन सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 में, मतलब कोई सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 बोलता है कि कोई गिफ्ट हमें, कोई किसी से हमें कोई गिफ्ट मिलता है, या कोई हमें एसेट्स इन्वॉल्व प्रॉपर्टी मिलती है जो इनहेरिटेंस है, विल के थ्रू मिलती है। मुझे मेरे अपने पापा से जो है इनहेरिटेंस में मिला थ्रू विल के द्वारा, या
विल भी नहीं है, जो भी मतलब उनकी जो संपत्ति थी हमारे मेरे उनके डेथ के बाद या गिफ्ट में मिला, इनहेरिटेंस की बात करें, विल वाली बात करते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी हमें क्या मिली है, हमें मिली है इनहेरिटेंस थ्रू विल, मान लें यहाँ पर थ्रू विल। इसमें बोलता है कि एक क्या होगा, इसमें प्रीवियस ओनर मतलब जो प्रीवियस ओनर यहाँ पे कौन हो गया, जो फादर हो गए। प्रीवियस ओनर तो यही ना, मेरे से पहले ओनरशिप इन्हीं के पास थी, तो उसमें पीरियड होल्डिंग ऑफ पीरियड प्रीवियस ओनर भी इंक्लूड करेंगे। एक फेमस केस लॉज है, फेमस केस लॉज है आपका CIT वर्सेस मंजूला जे शाह का। एक बॉम्बे हाई कोर्ट का फेमस जजमेंट है, CIT वर्सेस मंजूला जे शाह, बॉम्बे हाई कोर्ट का। इसमें मंजुला जे शाह को कोई प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में इनके फादर द्वारा मिली थी, तो इसमें इन्होंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम जो उन्होंने जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिली थी उसको सेल कर दिया था। और पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से लिया था, तो प्रीवियस ओनर के प्रीवियस ओनर जो उनके फादर जब एक्वायर करा होगा उस पीरियड को इन्होंने इसमें इंक्लूड किया था एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, उस पीरियड को भी इन्होंने इंक्लूड करा। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला था कि ये हमारा क्या है, इस टाइप के मतलब इस ट्रांसफर में जो इनहेरिटेंस में जो हमें या गिफ्ट में जो प्रॉपर्टी मिली है उसमें अब क्या होगा, प्रीवियस ओनर का भी होल्डिंग पीरियड इंक्लूड होगा। एक सेक्शन आता है, अब इसमें थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूं मैं। सेक्शन आता है सेक्शन 55(1)(b)(2)(1) 182 है ये। इसमें बोलता है कि अगर जो प्रॉपर्टी अगर है गिफ्ट और विल के थ्रू मिलती है तो उस पर हमें प्रीवियस ओनर का कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी इंक्लूड होगा। इस सेक्शन में क्या बोलता है, प्रीवियस ओनर का अगर कोई संपत्ति एक्वायर हुई है बाय वे ऑफ द गिफ्ट और विल, इसमें क्या होगा, प्रीवियस ओनर का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है वो इंक्लूड होगा। अरे जब कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को आप एज ए कॉस्ट एसेस मान रहे हो एसएससी का जो जिसको विल के थ्रू मिला है, तो उस होल्डिंग पीरियड क्यों नहीं मानोगे आप। मंजुला जी साहब ने भी इस बात को उन्होंने डिस्कस करा है हाई कोर्ट ने कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट गिफ्ट और विल के केस में जो सच ट्रांसफर होता है, गिफ्ट और विल के केस में आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ओनर का भी कंसिडर कर रहे हो, तो पीरियड फोल्डिंग में आप क्यों नहीं ट्रांसफर कंसिडर कर सकते इन दोनों केसों में। इसीलिए इन्होंने इंक्लूड इनकम टैक्स एक्ट में भी इंक्लूड है गिफ्ट और विल में कि पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ प्रीवियस और विल आल्सो इंक्लूड। सीए बनने में या सीए के बाद बहुत मेहनत है। किसी ने कहा है कि जवानी में किसी ने अगर अपना पसीना नहीं बहाया तो बुढ़ापे में वो अपना आंसू के थ्रू निकलेगा, आंसू 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 बहे, मतलब जो पसीना जवानी में अगर जो हमने बचा लिया वो आंसू के द्वारा निकलेगा बुढ़ापे में। इसलिए मेहनत करने से नहीं घबराना है, मेहनत करना है, हमें सफलता जरूर मिलेगी। सीए करने के दौरान, सीए करने के बाद भी पसीना बहाइए, क्वालिफाई करिए, बहुत आगे तक जाइए। चलिए मोटिवेशन की तो बात होगी, आगे बढ़ते हैं। इन्वेंट्री कन्वर्टेड इनटू, तीसरा नंबर पे है, इन्वेंट्री कन्वर्टेड इनटू अ कैपिटल एसेट रेफर टू इन सेक्शन 28 सबसेक्शन 6A। यहाँ सेक्शन 28 6A में यहाँ ये पीजीपीपी का सेक्शन है, प्रॉफिट अंडर द हेड
प्रॉफिट और गेन्स अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन की बात करता है यहाँ पे। ये कहाँ का चैप्टर है? ये पीजीबीपी का है। पीजीबीपी का ये सेक्शन है। इसमें बात क्या कर रहा है कि अगर कोई ऊपर देखिए, हमने क्या ऊपर ट्रांसफर वाले में मैंने क्या करा था, ट्रांसफर वाले में मैंने जो बताया था यहाँ पे क्या करा, कैपिटल एसेट्स कहाँ हो गया, कन्वर्ट आउट कहाँ हो गया, स्टॉक इन ट्रेड में हुआ है, कैरिड ऑन बाय हिम। अब यहाँ पर इसको ट्रांसफर मान लिया इन्होंने, स्कोप कहीं नहीं छोड़ा इनकम टैक्स ने, स्कोप कहीं नहीं छूटा है। जहाँ स्कोप है टैक्सेबिलिटी है वहाँ पर। अब यहाँ बोला जो कोई भी हमारा कैपिटल, अगर कोई भी हमारा जो स्टॉक इन ट्रेड है, स्टॉक इन ट्रेड को हमने किस में कन्वर्ट करा है, इनटू कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट्स में हमने क्या करा है, इसको कैपिटल एसेट में हमको क्या करा है, कन्वर्ट करा है। तो ये क्या होता है, जो इस पे जो इनकम होगा, जो इन्वेंट्री को हमने कन्वर्ट करा है कैपिटल एसेट्स में, इस पे ये भी क्या होगा, चार्ज कहाँ होगा, अंडर चार्जिंग सेक्शन है 28 इनकम, उसका पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन 28 है। तो इस पे जब पीजीबीपी पढ़ेंगे तब वो समझेंगे इस बात को। तो यहाँ पे क्या बोला है कि इसमें पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से लेंगे, जब इन्वेंट्री को कन्वर्ट कर दें कैपिटल एसेट्स में। तो यहाँ बोलता है द पीरियड शिल रिनाक फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन और ट्रीटमेंट। मतलब जिस दिन, मान लो 26 तारीख को हमने 26/10/2021 को हमने स्टॉक इन ट्रेड जो था, स्टॉक इन ट्रेड को कहाँ कर दिया, कन्वर्ट करके कहाँ कर दिया, ये इन्वेस्टमेंट में हमने कर दिया इसको। तो पीरियड होल्डिंग काउंट कहाँ से होगा, 26/10/2021 से, जिस दिन हमने क्या करा है, स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करा है इन्वेंट्री को। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चौथा जो आता है, शेयर्स इन इंडियन कंपनी, दोबारा बोलता हूं उसको, शेयर्स इन एन इंडियन अमलगमेटेड कंपनी एक्वायर्ड इन स्कीम ऑफ द अमलगमेशन। अब यहाँ पर अमलगमेशन की बात कर दी। सपोज कंपनी ए कंपनी बी के साथ अमलगमेट हो गई, ये अमलगमेटेड कंपनी है, बड़ा कंफ्यूजन होता है ये, अमलगमेटेड कंपनी हो गई, ये क्या हो गया, अमलगमेटिंग कंपनी हो गई, गमेटिंग कंपनी ए हो गई, कंपनी बी अमलगमेटिंग कंपनी ए अमलगमेटेड कंपनी। अगर मिस्टर पी जो हैं, इस कंपनी में इन्होंने 100 शेयर एक्वायर करे थे, इनका 100 शेयर था इस कंपनी में, कंपनी ए में, जो अमलगमेट हो गई किसमें, कंपनी बी में। अब कंपनी बी अमलगमेटिंग कंपनी है, कंपनी ए अमलगमेटेड कंपनी। तो पी के लिए पीरियड होल्डिंग कहाँ से काउंट होगा, अब यहाँ बोलता है इंक्लूड द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर्स इन अमलगमेटिंग कंपनी बाय एसएससी। जब कंपनी ए में जब इन्होंने शेयर एक्वायर करा होगा, उस अमलगमेटिंग कंपनी का शेयर पीरियड ऑफ होल्डिंग डिफाइन करने के लिए इसका भी, कंपनी ए का भी कंसीडर करेंगे, जो हमने जब कंपनी ए का शेयर एक्वायर करा था। उसी तरह आता है 5वां नंबर, शेयर्स इन इंडियन रिजल्टिंग कंपनी एक्वायर्ड इन केस ऑफ डिमर्जर। अब डिमर्जर के केस में क्या होता है, एक डिमर्ज्ड कंपनी होती है और एक रिजल्टिंग कंपनी होती है। कंपनी बी का डिमर्जर हो गया, उससे क्या बनी, कंपनी सी बनी, ये कंपनी डिमर्ज कंपनी हो गई, और एक कंपनी हो गई
रिजल्टिंग कंपनी, तो उसमें पीरियड ऑफ होल्डिंग रिजल्टिंग कंपनी का भी पीरियड ऑफ होल्डिंग डिमर्ज कंपनी का, कंपनी बी का में हमने जब शेयर एक्वायर करा होगा को भी इंक्लूड करेंगे रिजल्टिंग कंपनी के शेयर वो करने के लिए, काउंट करने पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट करने के लिए डीमर्ज कंपनी के पीरियड को भी कंसिडर किया जाएगा। इंक्लूड द होल्डिंग पीरियड ऑफ शेयर्स इन डीमर्ज कंपनी बाय एसएससी। अब छठा आता है ट्रेडिंग और क्लियरिंग राइट्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज परसुएंट टू द डीम्यूचुअलाइजेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन। ये भी टर्म्स बड़े बड़े टर्म्स यूज करें यहाँ पर। अब रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है, जहाँ पर शेयर लिस्टेड होती है एनएससी और बीएससी रिकॉग्नाइज्ड, मतलब बड़े बड़े जो हो गई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो बड़ी कंपनी ये हैं रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हैं ये। अब बोलता है कि अब रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग राइट और क्लियरिंग राइट कहा क्या हो गया, ट्रेडिंग और क्लियरिंग राइट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज परसेंट टू द डिम्यूचुअलाइजेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन। इसमें क्या करेंगे, इंक्लूड द पीरियड ऑफ फॉर व्हिच द पर्सन वाज अ मेंबर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। अब सुनिए, अब कॉर्पोरेटाइजेशन की बात करते हैं। जो अब सपोज कोई कोई जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्या सोसाइटी फॉर्म में इनकॉर्पोरेट हुई थी। अब सोसाइटी को इन्होंने क्या करा, बेटर फंक्शनिंग के लिए सोसाइटी को कहाँ कर दिया, सोसाइटी को कन्वर्ट कर दिया कंपनी में। तब मेंबर कहाँ किसके थे, सोसाइटी के। अब सोसाइटी मिस्टर पी जो था मेंबर किसका था, सोसाइटी का। अब कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद उसका क्या हो गया, कंपनी होने के बाद इसमें शेयर्स होंगे मिस्टर पी के कंपनी में। तो क्या उसमें इस कंडीशन में क्या बोलेगा, द इंक्लूड द पीरियड ऑफ फॉर व्हिच द पर्सन वाज अ मेंबर ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। अब इस केस में जो राइट था, इसका जो राइट या ट्रेडिंग राइट या क्लियरिंग राइट थी, अगर हम उसको सेल करते हैं वो भी कैपिटल गेन के एसेट्स में दायरे में आएगा। तो उसमें पीरियड ऑफ होल्डिंग का कब से लेंगे, जब हम सोसाइटी में मेंबर बने थे। जब हम सोसाइटी मेंबर पर रहे थे पीरियड ऑफ होल्डिंग हमारा वहीं से काउंट होगा। अब आता है एक बात आती है अब डीम्यूचुअलाइजेशन। डीम्यूचुअलाइजेशन किसको बोलेंगे, डीम्यूचुअलाइजेशन बोलेंगे सेग्रेगेशन ऑफ द डीम्यूचुअलाइजेशन बोलेंगे बेटर फंक्शनिंग के लिए इनको क्या करते हैं, जो मेंबर्स हैं इनका क्या करते हैं, सेग्रेगेशन ऑफ ओनरशिप एंड राइट फ्रॉम ट्रेडिंग ऑफ द मेंबर। ओनरशिप डिम्यूचुअलाइजेशन में और ओनरशिप एंड ट्रेडिंग राइट को सेग्रेट करते हैं ये लोग यहाँ पर। इसको डिम्यूचुअलाइजेशन बोलेंगे, आगे पढ़ेंगे इसको हम लोग, ठीक है ना। जब सेक्शन 47 जब मैं पढ़ाऊंगा ओपन कंपनी एक्ट, उसमें आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें भी इस कंडीशन में भी ट्रेडिंग और क्लियरिंग राइट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज परसुएंट टू इट्स डिम्यूचुअलाइजेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन, इसमें क्या करेंगे, पीरियड फॉर व्हिच द पर्सन वाज अ मेंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। जब से रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में मेंबर था तब पीरियड को हम उस पीरियड को भी इंक्लूड करेंगे। जैसे मैंने ये बताया सोसाइटी में था, उसको कंपनी क्रिएट हो इनकॉर्पोरेट हो गई, जब सोसाइटी से जब से मिस्टर पी सोसाइटी में मेंबर थे उस पीरियड को भी हम इंक्लूड करेंगे।
सिमिलरली यहाँ पे हो गया इक्विटी शेयर्स इन कंपनी एक्वायर्ड बाय अ पर्सन परसुएंट टू द डिम्यूचुअलाइजेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। सिमिलर है ऊपर वाले का, ये भी मैंने इसको बना दिया। इसमें भी क्या करेंगे, इंक्लूड द पीरियड फॉर व्हिच द पर्सन वाज अ मेंबर ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। अब सेक्शन 47 सब सेक्शन 17 सेक्शन 47 सब सेक्शन 17 यहाँ बात करता है यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट अलॉटेड परसुएंट टू द ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स एज रेफर टू सेक्शन इतना। अब जब मैं सेक्शन पे आऊंगा डिस्कस करेंगे तब उसको डिटेल में समझेंगे। इसमें भी क्या करेंगे, इंक्लूड द पीरियड फॉर व्हिच शेयर्स और शेयर्स वर हेल्ड बाय द एसएससी। ठीक है, जब बिजनेस ट्रस्ट में हम जब से स्पेशल, इसमें दो इसमें क्या होता है, बिजनेस ट्रस्ट वाले में स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है, एक होता है बिजनेस ट्रस्ट, मोटा मोटा तौर पे समझिए। अब क्या हो मोटा मोटा समझते हैं, जो इसको बिजनेस ट्रस्ट के पास कुछ शेयर्स होते हैं, मतलब शेयर्स इशू करा होता है इसको, बिजनेस ट्रस्ट को कुछ शेयर इशू करा होता है। इसमें क्या होता है, यूनिट का अगर अब क्या करता है, इसको एक्सचेंज कर लेते हैं हम यूनिट से। जो शेयर्स है, शेयर्स का एक्सचेंज कहाँ हो जाता है, यूनिट से अगर एक्सचेंज हो जाता है। इसमें अगर बिजनेस ट्रस्ट को कोई यूनिट्स होती है तो एग्जम्प्ट है, उसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे। सेक्शन कितना है, 47 सब सेक्शन 17 में। उस मतलब जब इंक्लूड, अब क्या बोलता है इसमें, किस पीरियड को भी इंक्लूड करेंगे, जब से बिजनेस ट्रस्ट ने स्पेशल पर्पस व्हीकल में शेयर्स हेड करा होगा, एक्वायर करा होगा। कब, कहाँ पर, स्पेशल, कहाँ एक्वायर करा होगा, स्पेशल पर्पस व्हीकल में। ठीक है, इस पीरियड को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। आगे समझते हैं, 8 में बोलता है यूनिट और यूनिट्स व्हिच बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी इन द कंसिडरेशन ऑफ अ ट्रांसफर रेफर टू सेक्शन 47 सबसेक्शन 18। अब देखिए, अब इस सेक्शन को रेफर करने के लिए हमें क्या करना होगा, सेक्शन 47 48 को भी हमें रेफर करना पड़ेगा। सेक्शन 48 को भी हमें क्या करना पड़ेगा, सेक्शन 47 सबसेक्शन 18 को भी हमें क्या करना पड़ेगा। 7 सबसेक्शन 18 में किसकी बात करता है, ये बात करता है कंसोलिडेशन की, कंसोलिडेशन ऑफ स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड, स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड। अरे म्यूचुअल फंड का कंसोलिडेशन कब होगा, अब मोटा मोटा मैं सबको समझाता हूं कि जो सेक्शन 47 सबसेक्शन 18 जो है किसकी बात करता है, ये कंसोलिडेशन ऑफ स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड। अब टीम को मतलब कई सारे, अगर सिमिलर कंसोलिडेशन क्या होता है, डिटेल डिस्कशन मैं यहाँ करता हूँ। सेक्शन जब पढ़ाऊंगा सेक्शन 47 सबसेक्शन 18 तब डिस्कस करेंगे। कंसोलिडेशन में मोटा मोटा तौर पे ये बता दूं कि मान लो एक ही स्कीम में हमारे पास सिमिलर टाइप के स्कीम में हमारे पास एक से ज्यादा म्यूचुअल फंड है, एक से ज्यादा, वो 10 भी हो सकता है, एक से ज्यादा 10 भी हो सकता है, 20 भी, 100 भी, जितना भी है। उसको क्या गया है, सेबी ने एक गाइडलाइन इशू करा है कि सिमिलर टाइप के म्यूचुअल फंड को क्या करेंगे, कंसोलिडेट कर देंगे उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। तो उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ द, एक म्यूचुअल फंड बन जाएगा, सारे स्कीम को एक साथ मर्ज कर देंगे, एक साथ कंसोलिडेट कर देंगे म्यूचुअल फंड को। तो इसमें क्या करता है, इसमें बोलता है इंक्लूड द पीरियड फॉर व्हिच द यूनिट
or units in the consolidating scheme of the mutual fund were held by the SSC। उसमें क्या क्या बोला, जब हमने स्कीम एक्वायर करा था, सिंगल सिंगल जब हमने एक्वायर करा था म्यूचुअल फंड को, पीरियड ऑफ यूनिट्स यूनिट्स उस पीरियड को भी हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। जब हमने कंसोलिडेटिंग से पहले हमने जो उसको एक्वायर करा था, उस पीरियड को भी पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट करते समय इंक्लूड करेंगे। अब 9th आता है शेयर्स ऑफ अ कंपनी व्हिच इज एक्वायर्ड बाय अ नॉन रेसिडेंट एसएससी ऑन रिडम्पशन तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट रेफर टू सेक्शन। इतना जब समझेंगे तो ये भी पीरियड कहाँ से हुआ, इसको भी समझेंगे जब हम पढ़ेंगे सेक्शन को। तो यहाँ बोलता है द पीरियड शेल बी रिनोव्ड फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच रिक्वेस्ट फॉर द सच रिडम्पशन वाज मेड। अब इसमें समझेंगे कोई नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट के पास क्या है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट है, उसके बदले वो क्या करा, उस ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट को रिडम्पशन करके क्या कर लिया, शेयर एक्वायर कर लिया। तो इसमें शेयर का पीरियड जब जब नॉन रेसिडेंट जो है क्या करेगा, जब शेयर्स ट्रांसफर करेगा तो उस पीरियड में उसमें हम किस पीरियड को भी इंक्लूड करेंगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग में क्या इंक्लूड होगा, द पीरियड शेल बी रिनोव्ड फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच अ रिक्वेस्ट फॉर रिडम्पशन वाज मेड। ये इसमें क्या होगा कि जिस दिन उसने रिडम्पशन किसका, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट को रिडम्प्स करा, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स को जब रिडम्पशन हुआ, इसका का रिडम्पशन हुआ, उस पीरियड ऑफ उस शेयर्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से होगा, तो फ्रॉम द रिक्वेस्ट ऑफ द रिडम्पशन ऑफ सच ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। मतलब जिस दिन हमने रिडम्पशन का रिक्वेस्ट करा है, उस दिन से उस शेयर की पीरियड ऑफ होल्डिंग पीरियड हम काउंट करेंगे। अब 10वें में आता है जब शेयर और डिबेंचर को क्या करता है, अब क्या बोलता है, कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड और शेयर डिबेंचर इनटू शेयर्स और डिबेंचर ऑफ द कंपनी। जब किसी शेयर और बॉन्ड डिबेंचर्स किसमें कन्वर्ट होते हैं, कन्वर्ट किस में होते हैं, ये शेयर्स में। इसमें क्या बोलता है, इसमें अगर कोई बॉन्ड्स और डिबेंचर कन्वर्ट होते हैं शेयर्स में, तो उसमें पीरियड ऑफ होल्डिंग इंक्लूड होगा, द पीरियड फॉर विच बॉन्ड और डिवेंचर स्टॉक डिपॉजिट सर्टिफिकेट और एज द केस में बी वाज हेल्ड बाय द एसएससी प्रायर टू द कन्वर्जन। मतलब प्रायर जब से हमने डिवेंचर को एक्वायर कर रखा है, डिवेंचर को हमने जब से एक्वायर, डिवेंचर या बॉन्ड को हमने जब से एक्वायर कर रखा है, उस पीरियड को भी हम क्या करेंगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट करते समय इंक्लूड करेंगे। कन्वर्जन से पहले वाला पीरियड में भी इंक्लूड होगा। कन्वर्जन सपोज 26/10 को हो रहा है, तो हमने अगर डिवेंचर 20/9/2005 को करा है, तो इस पीरियड को भी कन्वर्जन यहाँ पे हुआ 26/10 को, इस मतलब 26/10 से पहले वाले पीरियड को भी हम पीरियड ऑफ होल्डिंग में हम क्या करेंगे, इसको सम्मिलित करेंगे। उसी तरह से आता है इन केस कैपिटल एसेट्स व्हिच बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द इंडियन सब्सिडरी कंपनी इज कंसिक्वेंस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ब्रांच ऑफ अ फॉरेन कंपनी। यहाँ पर कोई इंडियन सबसे इन केस ऑफ द एसेट्स व्हिच बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द इंडियन सब्सिडरी कंपनी इन कंसिक्वेंस ऑफ कन्वर्जन, कोई किसी ब्रांच कोई भी फॉरेन कंपनी का जो ब्रांच है, मेनली इसके लिए रेफर होता है ये सेक्शन,
ये सेक्शन मेनली रेफर होता है जो फॉरेन ब्रांच बैंक की ब्रांच जो होती है, अगर इंडियन सब्सिडरी कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है, बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द इंडियन सब्सिडरी कंपनी कंसिक्वेंस टू कन्वर्जन। तो जब तो इस केस में क्या करेंगे, द पीरियड फॉर which assets was held by the said branch of foreign company and the previous owner, if any who was acquired capital assets by a mode acquisition so and so। उस पीरियड पिछले मतलब इसमें भी पिछले जब से हमने कैपिटल एसेट्स को एक्वायर करा है, including the period of holding prior to prior to become Indian subsidiary company, Indian subsidiary कंपनी। 12वां नंबर आता है, इसमें समझ में आ गई आप लोगों को। अब आता है कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर। यह प्रेफरेंस शेयर को हम अगर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्जन किस में हो गया, इक्विटी शेयर्स में। तो इसमें भी मतलब इसमें क्या करेंगे, इंक्लूड द पीरियड फॉर व्हिच प्रेफरेंस शेयर्स वर हेल्ड बाय द एसएससी कंपनी। एसएससी जब प्रेफरेंस शेयर जब एक्वायर किया गया था एसएससी के द्वारा, तब से पीरियड को हम काउंट करेंगे। अब 13वां नंबर आता है, इन केस ऑफ अ कैपिटल एसेट्स बीइंग अ यूनिट और यूनिट्स व्हिच बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी in consideration of transfer to section 47 section 19। इसमें बोलता है ट्रांसफर ऑफ यूनिट हेल्ड इन द कंसोलिडेटिंग प्लान ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम टू कंसोलिडेटेड प्लान ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम। अभी हमने पीछे तो डिस्कस करा ना, यहाँ पर कंसोलिडेटिंग प्लान ऑफ, यहाँ पर कंसोलिडेशन स्कीम मतलब म्यूचुअल फंड सिमिलर है, यही इसी टर्म्स में है ये भी। यहाँ पे उसमें भी इंक्लूड करा था पीरियड ऑफ होल्डिंग को। इसमें क्या करेंगे, इंक्लूड द पीरियड फॉर व्हिच यूनिट और यूनिट्स इन द कंसोलिडेटिंग प्लान और ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम हेल्ड बाय द एसएससी। जब से हमने स्कीम को हेल्ड करा था उस पीरियड को भी हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। यहां पर आता है, अब आता है पढ़ते हैं 14वां नंबर 14। इन केस ऑफ कैपिटल एसेट्स बीइंग अ यूनिट और यूनिट्स ऑफ द सेग्रेगेशन ऑफ पोर्टफोलियो रेफर टू सेक्शन 49 सबसेक्शन 2AG। सेक्शन 49 2AG। सेक्शन 49 सबसेक्शन 2AG इसमें बोलता है, इंक्लूड द पीरियड फॉर व्हिच ओरिजिनल यूनिट्स और यूनिट्स इन द मेन पोर्टफोलियो वर हेल्ड बाय द एसएससी। अब सेक्शन 49 क्या बोलता है, अभी जो रिसेंट की जो हमारी घटना हुई है, जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं या इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो हैं, जिसमें मेनली ILFS और दूसरा था, और क्या था एक DHFL, दो कंपनियां थी। इनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत कम हो गई। इनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत कम हो गई। अगर जो कंपनी डेट फंड में जिसने अगर इसमें क्या करा है,
जिस भी कंपनी का जिस जिस जो अगर किसी मिस्टर पी अगर इसमें कोई से डेट फंड या इक्विटी फंड अगर में इन्वेस्ट कर रखा है यहाँ पे ILFS में और DHFL में, उसमें क्या हो गया, अगर इनका क्रेडिट रेटिंग कम होने के कारण ये मेनली ये कंपनियां कहाँ चली गई, इन कंपनियों का क्रेडिट रेटिंग बहुत कम हो गया इनके कारनामे के कारण। अब जो मिस्टर पी जो इसमें क्या करा है, डेट यूनिट या इक्विटी यूनिट को उन्होंने हेल्ड करा है, इससे क्या हो गया, उनकी मार्केट वैल्यू 0 के बराबर हो गई। उनकी मार्केट वैल्यू 0 के बराबर हो गई। इनकी मार्केट वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर 0 के बराबर हो गई। इनका कोई मतलब वैल्यू नहीं रहेगा मार्केट में। कोई कौन डूबती हुई कंपनियों का शेयर्स और यूनिट्स कौन परचेज करेगा, कोई परचेज नहीं करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पोर्टफोलियो में जब हम सेक्शन मतलब अब समझ में आ गई बातें कि तो सेक्शन जब हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे सेक्शन 49(2)AG को। तो यहाँ पर सपोज मान लो ये कंपनियां डिग्रेड हो गई, ILFS और DHFL, ये क्या हो गया, इनका कोलैप्स हो गया। अब क्या है, अब मान लो कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसके 100,000 शेयर्स हैं, 1000 यूनिट्स हैं, उसमें अब मिस्टर पी क्या करके एक स्कीम में एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, जिसमें और ये कंपनी क्या करी, डेट फंड में मिस्टर पी क्या करा है, डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करा है, डेट फंड में इन्वेस्ट करा है। अब वो किसी असेसमेंट तो वो जो डेट फंड में इन्वेस्ट करा है, म्यूचुअल फंड में उन्होंने इन्वेस्ट करा है। अब कोई जिसमें इन्वेस्ट करा है बी जो है जिसमें इन्होंने इन्वेस्ट करा है, जिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास, उसमें 1000 यूनिट्स किसके हैं, टोटल यूनिट्स इसके इन्वेस्टमेंट के हैं 1000 यूनिट्स। उन्हें डिफरेंट पोर्टफोलियो में क्या करा है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने इन्वेस्ट कर रखा है, जिसमें 50 यूनिट क्या कर रखा है इन्होंने, DIFLS और DHFL को में इन्वेस्ट कर रखा है। इसमें उनका 995 पोर्टफोलियो 950 पोर्टफोलियो किसी और इन्वेस्टमेंट का था। अब 50 पोर्टफोलियो इस दोनों जो था 50 यूनिट्स इनमें था ILFS में। तो ये क्या करेंगे, इनका सेग्रेट करेंगे, जो प्रोपोर्शन जो इनकी वैल्यू जो थी पहले, अब इसका प्रोपोर्शनेट करेंगे 950 शेयर्स में। अब डिटेल में समझेंगे इसको हम लोग आगे। 950 यूनिट में पोर्टफोलियो में इनका सेग्रेशन हो जाएगा। तो उसमें क्या बोलता है, इंक्लूड द पीरियड फॉर व्हिच ओरिजिनल यूनिट और यूनिट्स इन द मेन पोर्टफोलियो और हेल्ड बाय द एसएससी। अब उसमें ये काउंट करते समय जब मेन पोर्टफोलियो हमने परचेज करा था, मेन पोर्टफोलियो अब समझेंगे हम लोग सेक्शन इतना जब एनालिसिस करेंगे 49(2)AG। तो मेनली क्या है कि जो कोलैप्स जो हुआ ILFS और DHFL, मतलब इसको मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बनाए रखने के लिए इन कंपनियों में इन्होंने इस सेक्शन को लेके आए और उसमें क्या करा, सेग्रेट करा मेन पोर्टफोलियो से इसको, और उसमें क्या करा, इसमें जो 50 वाली जो यूनिट है इसमें क्या करा, पीरियड इंक्लूड द पीरियड फॉर व्हिच ओरिजिनल यूनिट और यूनिट मेन पोर्टफोलियो और हेल्ड बाय द एसएससी, इसमें इंक्लूड कर दिया है पीरियड ऑफ होल्डिंग को। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। Right to subscribe to shares or any other securities. The period shall be revoked from the date of allocation of such financial assets. का कुछ राइट है शेयर्स और एनी सिक्योरिटीज में, तो पीरियड कहाँ से रिनोवेट होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। 16वां आता है पीरियड ऑफ होल्डिंग और स्पेसिफिक सिक्योरिटी स्वीट इक्विटी शेयर्स अलॉटेड और ट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय employer free of cost or at the concessional rate to the his employee directly or indirectly
बाय एम्प्लॉयर फ्री ऑफ कॉस्ट or at the concessional rate to his employee. The period shall be renewed from the date of allotment or transfer of such equity shares. यहाँ भी allotment से काउंट करेंगे पीरियड होल्डिंग को। आज के टॉपिक को हम यही समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जहाँ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट डाल